अब वो पलक झपकते ही बाहर उसके सामने खड़ी थी। वो उसके पलंग से लगकर खड़ी थी और उसका बालों से ढका चेहरा आरुष को घूरे जा रहा था। अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरुष फर्श पर पड़े पड़े पीछे को खिसकने लगा। उसने खड़े होने की कोशिश भी नहीं की। वैसे भी उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके कांपते पैर उसका वजन संभाल भी पाएंगे। वो आगे बढ़ती रही और वो खुद को पीछे घसीटता रहा। आरुष पीछे कहीं दीवार से टिक कर रुक गया, पर वो बढ़ती रही और उसके ठीक सामने आकर स्थिर हो गई। आरुष, जो अब तक पसीने से नहा चुका था, उसने सर झुका लिया था और कसकर आंखें बंद कर ली। वो अचानक ही चिहुक उठा। ये क्या ये बर्फ है? नहीं, ये बर्फ नहीं, ये तो बर्फ से ठंडी उंगलियां थी। और उसका दिल जैसे उछलकर गले में धड़कने लगा था। वो उसके चेहरे, बालों, गले पर उंगलियां फेर रही थी। फिर वो अचानक रुक गई। आरुष ने डरते डरते एक आंख बस जरा सी खोली, और ये क्या, उस भूतनी की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। क्या मजाक है, अभी तक तो ये पट्टी नहीं थी। आखिर ये मुझे दिखाना क्या चाहती है? और तभी सब कुछ एक साथ हुआ। कमरे में रोशनी हो गई और वो गायब हो गई, जैसे कभी आई ही नहीं थी। आरुष के धुआं हो चुके चेहरे, धड़कते दिल और पसीने में लथपथ कपड़ों के सिवा उसके आने का कोई निशान न था उस कमरे में। आरुष, वहां क्यों बैठे हो? एक आवाज आई और आरुष ने पहली बार जाना कि राहत की भी कोई आवाज होती है। कुछ नहीं दादू, मैं बस बैठा बैठा वो कुछ सोच रहा था, वो बोला। दादू ने चश्मे के पीछे से उसे घूरा। इस तरह फर्श पर, यूं अंधेरे में? उन्होंने पूछा। हाँ, वो मैं बस फोकस करने की कोशिश कर रहा था। आरुष ने बकवास जारी रखी। रात के 2:30 बजे? दादू अपनी कलाई घड़ी देखते हुए फिर बोले। आरुष ने अंततः बड़ी बेचारगी से उन्हें देखा और कहा, दादू, आपको याद है ना कि अगर समय से पहले किसी से उसकी परेशानी पूछो तो वो बहाने सुनाने लगता है। रात के 2:30 बजे आप बहाने तो नहीं सुनना चाहते? आरुष मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम परेशान हो? दादू ने हाथ बढ़ाया और आरुष खड़ा हो गया। हाँ, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। आरुष खड़े होते हुए बोला। उसने महसूस किया कि पैर अब तक कांप रहे थे उसके। लगे रहो इसी तरह, एक दिन अपने बाप को भी पीछे छोड़ ही दोगे। दादू कड़वाहट से बोले। क्यों, अब डैड को क्या हो गया? आरुष ने पूछा। बीपी शूट कर गया जनाब का, और क्या? दादू हल्के व्यंग से बोले। ओह, अभी वो कैसे? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। आरुष को ध्यान आया कि दादू भी तो इतनी रात गए जग रहे थे। अरे ठीक है अब, पर तुझे जगा के क्या फायदा, बात होगी डॉक्टर से, वो उसी कड़वाहट से बोले। उनकी बात सुनकर आरुष मुस्कुराया। वो उनकी झंझलाहट समझ रहे थे। वो डैड से कहीं ज्यादा फिट थे, इस उम्र में भी। और इतना मत सोचा कर। बाल खड़े हो गए सर के। दादू उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले। आरुष क्या बताता उन्हें कि अभी थोड़ी देर पहले वो भूतनी उसके बालों में उंगलियां फिरा रही थी। दादू ने आरुष का ब्लैंकेट डाला, माथे पर हाथ फेरा और बत्तियां बुझाकर चले गए। पर काश इतनी ही आसानी से उसे नींद भी आ जाती। दादू के जाते ही वो टूटी गर्दन वाली चुड़ैल फिर उसके दिमाग में घूमने लगी। वो यहाँ आई कैसे और क्यों? आरुष बिस्तर से उठा, फिर बत्तियां जलाई और सामने वाले शेल्फ तक गया। वो शेल्फ बिस्तर से बस उसकी कमर तक ही आ रही थी और उसके सबसे ऊपर बहुत छोटे सामान तितर बितर पड़े थे। लहरी की वो सारी नॉवेल्स जो मामा जी ने उसे दी थी, वो वहीं पड़ी थी। उसने एक और पागल नाम की नॉवेल अलग की जो उसके पिट्ठू बैग पर रखी थी। क्या चाहती थी तुम? सोचते हुए आरुष ने उस बैग का जिप खोला और झिलमिल करता कुछ नीचे गिर गया। आरुष ने देखा वो वही ब्रेसलेट था जो उसे मामा जी के घर पर उस लकड़ी की अलमारी के नीचे मिला था। ओह, तो इस ब्रेसलेट से उसका क्या? कुछ तो है, वरना वो यहाँ नहीं आती। क्या मैंने गलती कर दी इसे यहाँ लाकर? आरुष वापस खुद पर ब्लैंकेट खींचता हुआ सोच रहा था। कितने वीडियो में भूत प्रेत के बारे में बातें की थी उसने। पर हाँ, सही कहा था विनय सर ने, जब खुद के घर पर आग लगे तो। अगले दिन बिना कोई समय गंवाए आरुष ने प्रोफेसर जोशी को फोन किया।
वो जल्द से जल्द उन्हें उस भूत के बारे में बताना चाहता था। उसे तसल्ली मिली कि वो शहर में ही थे। वो उनके पास जा ही रहा था जब रास्ते में ही विनय का फोन आ गया और उसने उसे फौरन थाने बुलवाया। अब सरकार का हुक्म कौन टाले। थाने में खासी चहल पहल थी। पता चला दीपेश और विराट अब तक गायब थे और उन्हीं के परिवार हो हल्ला मचा रहे थे। वहाँ आरुष से इंतजार करने को कहा गया, पर हो रही सुगबुगाहटें उसके कानों में भी पड़ रही थी और वो सब समझ रहा था। अपने पागलपन की वजह से खासा परेशान कर रखा था दोनों ने, पहले अपने अपने परिवारों को और अब पुलिस को। कुछ देर में बड़बड़ाते लोगों की भीड़ गुजर गई उसके सामने से। जिस हवलदार ने उसे इंतजार करने को कहा था वो फिलहाल कहीं दिख नहीं रहा था, तो क्या वो अंदर चला जाए। वो विनय के ऑफिस के बाहर ही बैठा था। वो उठा और उसने उसके ऑफिस का दरवाजा धीमे से खोला। उसे जल्दी थी, आखिर यहाँ से निपट कर उसे प्रोफेसर से भी तो मिलना था। आखिर वो इंतजार कर रहे होंगे। अंदर विनय अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने काला कोट पहने एक भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था। मैंने बाहर वेट करने को कहा था। विनय काफी अप्रसन्नता से बोल ही रहा था जब काले कोट वाला वो बूढ़ा भी पीछे मुड़ा और उसकी नजर आरुष पर पड़ी। वो झटके से उठा और तुम क्यों आए हो यहाँ? सब बर्बाद कर दिया तुमने। दांत पीसते हुए उसने आरुष की कॉलर पकड़ ली और उसे झकझोरने लगा। विनय जल्दी से उठा और बहुत मुश्किल से आरुष को छुड़ा पाया उसने। शोर सुनकर उसके कुछ और स्टाफ के लोग पहुंच गए वहां। इनाफ, क्या हो रहा है यहाँ? विनय ने घुड़का। वो आदमी बड़बड़ाता हुआ चला गया वहां से। विनय ने आरुष की तरफ देखा जो अब अपनी शर्ट ठीक कर रहा था। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि ये सब विराट का ड्रामा है, याद है आपको? उसने जल्दी से कहा। विनय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। सच में ड्रामा था सर, मैंने खुद देखा, हम गए थे उस महल में, आरुष ने आगे कहा। क्या? विनय थोड़ा चौंक गया। विराट और उसका कैमरामैन दीपेश, वो दोनों रह रहे थे वहां आराम से और महल का चौकीदार भी उनकी मदद कर रहा था। तुम कब गए वहां? लास्ट वीक। तुम्हारे अलावा और किसी ने भी देखा? देखा ना सर, रचना ने देखा, उसी ने तो मेरी जान बचाई थी। रचना? मेरे मामा जी की असिस्टेंट है, वो उस महल में जाती रहती है। तुम्हें रिपोर्ट करनी थी उसकी। उसी समय मैं कुछ कर सकता था तब। वापस अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ विनय बोला। सर, वहाँ का जो सब इंस्पेक्टर था ना, वो तो वो आरुष संकोच से चुप हो गया। विनय ने सामने उसकी बुराई करना उसे सही नहीं लगा। समझ गया, पर सर मेरा इन सब से क्या? आपने पहले भी मुझसे पूछा था, मैं भला इन सब में कहाँ फिट होता हूँ? मतलब मुझे क्यों बुलाया? जवाब में विनय ने दराज खोले और 10-12 पन्नों का बंच उसके सामने रख दिया। वो कुछ प्रिंट आउट्स थे। अचकचाते हुए आरुष ने पहला ही पन्ना उठाया तो उसकी बाँछें खिल गई। लग से नवीन खोसला इंडस्ट्री के उन डायरेक्टर्स में था जिनके पास खुद का स्टूडियो था। विनय ने कहा जब आरुष उन पन्नों को यूं खंगाल रहा था मानो उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। लाइक आरके स्टूडियो सर, वो भारी विनम्रता से बोला। उस दिन उसे लग रहा था कि विनय दुनिया का सबसे बढ़िया पुलिस है। हाँ, वैसा ही अब वो स्टूडियो एक म्यूजियम में बदल गया है, जहाँ नवीन फिल्म्स के अलावा दूसरी कई पुरानी फिल्मों से संबंधित सारे फैक्ट्स, तस्वीरें वगैरह है। इसीलिए ये सारे रिकॉर्ड्स मिल गए। हालांकि जल्द ही वो स्टूडियो नीलाम हो। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, विनय ने कहा। नीलाम? आरुष ने कहा। हाँ, नवीन खोसला ने उसे पार्टनरशिप में बनवाया था विनायक ग्रुप के साथ। वो अब है नहीं और उसका पोता तुषार खोसला अपने हिस्से की पार्टनरशिप सरेंडर करने जा रहा है, विनय ने बताया। विनायक ग्रुप एक डेवलपर्स थे जो कि बहुत पुरानी कंपनी थी। बहुत सही समय पर उसने विनय को अप्रोच किया। फिर तो आरुष मन ही मन सोचता उन कागजों में खो गया। कुछ देर बाद आरुष का चेहरा उतर गया। उन सारी जानकारियों में कहीं भी किसी भी आनंद का जिक्र तक नहीं था। इसमें तो कोई आनंद नहीं। वो खुद को रोकता इसके पहले उसके मुंह से निकला, तो कौन आनंद? तुम्हें कौन चाहिए? देव आनंद नहीं, जतिन कुमार हीरो था इसमें, विनय बोला। हमारी अम्मा को बड़ा प्रेम रहा जतिन कुमार से। कोई भी फिल्म आए महीने की पहली तारीख पर सवार हो जाती थी बाबूजी के सर पर कि देखना है तो बस देखना है। अचानक बातचीत में शामिल होता हुआ उम्र दराज सब इंस्पेक्टर सिम्हा बोला और खीखी करके हंसने लगा। साहब जी,
खुश है जमाना आज पहली तारीख है, एक हवलदार भी चापलूसी से बोला। अजी करो ना बहाना, आज पहली तारीख है। और सबने ठहाके लगाए। ये क्या हो रहा है यहाँ? विनय ने सबको छिड़का। सब सिटपटा के चुप हो गए और वहां से चले गए। इधर मेरी तरफ देखो, विनय ने सख्त स्वर में कहा। आरुष ने झिझकते हुए उससे नजरें मिलाई। तुम्हें अपने वीडियो के लिए जानकारी चाहिए थी, वो इसमें है। अब ये आनंद की क्या कहानी है? आरुष चुप रहा, क्या बोलता। कुछ पूछा है मैंने, विनय ने सख्त लहजे में कहा। ओ, दीपशिखा को उसी ने अप्रोच किया था फिल्म्स के लिए, आरुष ने कहा और फिर मुंह बंद कर लिया। अच्छा, और तुम्हें किसने बताया? दीपशिखा ने खुद, विनय ने व्यंग से कहा और देखा कि आरुष की आंखें चमकने लगी थी। वो इधर उधर देखने लगा और पलकें झपकने लगा। ओ कम ऑन, बस करो, क्या पागलपन है ये? तुम्हें इतनी छोटी सी बात मालूम है? वो आनंद तो शायद इस लायक भी नहीं था कि उसका इस फिल्म के कास्ट एंड क्रू में नाम भी हो। विनय सामने पड़े उन कागजों की तरफ इशारा करता हुआ बोला। और तुम्हें ये तक पता है कि उसने दीपशिखा को अप्रोच किया था? आरुष, विनय ने जोर देकर, और आरुष खुद में सिकुड़ कर रह गया। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। कितनी ही देर तक खामोशी छाई रही। विनय को अब उस पर तरस आने लगा था। वो मान चुका था कि बच्चे का दिमाग चल गया है। तभी सामने पड़ा उसका मोबाइल बजने लगा। उसे उठाते हुए विनय ने आरुष से कहा, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ये रही। मुझसे और कुछ चाहते हो? हाँ, लौटते समय स्मॉल साइज का डायपर लेते आना। फोन पर दिया की आवाज आई। अरे यार, रात में डायपर, दिन में डायपर, जब देखो डायपर। विनय फोन पर खींच ही रहा था जब आरुष ने वो सारे कागज उठाए और भारी मन से वहां से चल दिया। ये पहली बार था? प्रोफेसर जोशी ने पूछा। हाँ, उस घर के बाहर तो पहली बार ही था। वैसे एक बार और दिखी थी वो मुझे उस घर के अलावा, जब मैं रत्नावली महल जा रहा था। बट आई एम नॉट श्योर, मेरा वहम भी हो सकता है। एंड मैं बहुत डिस्टर्ब भी था उस वक्त, और तब मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ था, बस वो दिखी थी। जबकि जब भी वो सामने आती है तो बहुत ठंड लगती है, गला सूखने लगता है, इस टाइप की और भी चीजें होती हैं, आरुष ने बताया। वो इस समय प्रोफेसर जोशी के घर पर था और उस टूटी गर्दन वाले प्रेत के बारे में उन्हें बता रहा था। प्रोफेसर सोचते रहे। वो ठीक ठाक पहली बार कब दिखी थी? प्रोफेसर ने पूछा। वही जब मैं मामा जी के घर पर था, वो मेरे लैपटॉप को घूर रही थी। सर, क्या ये पॉसिबल है कि वही दीपशिखा हो? मतलब वो किसी को कभी मिली तो नहीं? ऐसे तो कोई गायब नहीं हो जाता। क्या पता वो मर चुकी हो और ये भूत उसी का हो। जब वो पहली बार मुझे मिली थी, मैंने उसके थोड़ा पहले ही वो खिड़की खोली थी, वो वहीं से आई हो। आरुष ने अब अपना शक सामने रखा। आरुष, अभी तक इस आयाम के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम। इस मामले के जो थोड़े बहुत एक्सपर्ट है वो भी ये बताते हैं कि ये वन साइडेड होता है। वो खिड़की तुम्हारी तरफ से खुल रही है तो तुम उसके पार जा सकते हो, पर उधर से कोई भी इधर नहीं आ सकता, प्रोफेसर बोले। आरुष अब उस खत के बारे में सोचने लगा जो दीपशिखा ने उधर से उछाला था। अगर दूसरी तरफ से कोई मुझे शूट करना चाहे तो? यूं तो तुम ऐसे बातें कर चुके हो उस लड़की से, इसकी आवाज भी आखिर इस तरफ आती तो है ना। पर मेरा मतलब किसी इंसान से था। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कोई उस आयाम का जीवित व्यक्ति इस तरफ नहीं आ सकता। ओह, आरुष के चेहरे पर समझ के भाव आए। पर भूत तो जिंदा नहीं, वो गंभीरता से बोला। आरुष चौंक पड़ा। तो क्या सचमुच वो भूत दीपशिखा की है जो दूसरे आयाम से इधर चली आई है? आरुष सोचने लगा और एक बार फिर उसके दिमाग में दीपशिखा का वो जलता हुआ मकान घूमने लगा। तुम वो लाए हो? ये रहा। आरुष ने जेब से वो ब्रेसलेट निकाल कर उन्हें दे दिया। देखो, लोग अक्सर बेवकूफाना सवाल करते हैं कि जब भूत कुछ भी कर सकते हैं तो वो खुद क्यों नहीं करते? जो कुछ भी वो चाहते हैं वो दूसरों को क्यों परेशान करते हैं? प्रोफेसर ने आरुष को गौर से देखते हुए कहा। उसने भी सहमति में सर हिलाया। क्योंकि वो कोई सुपर पावर्स नहीं होते, हम उनकी हरकतों से डरते हैं। क्या कहते हैं? प्रेत लीला। पर क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे सामने आने, तुम्हारा ध्यान खींचने और तुम्हें कुछ समझाने तक के लिए उन्हें खुद कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? अब उनके पास उनका शरीर नहीं, वो सहूलियतें नहीं, वो बस थोड़ी सी ऊर्जा के एक पुंज है। उन्हें कोई जीवित या मृत वस्तु कहने से ज्यादा सटीक होगा कि हम उन्हें घटनाएं कहें। वो मात्र घटनाएं होते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी भी लिमिट्स होती है। मिसाल के तौर पर ये जो प्रेत है, ये तुम्हें हमेशा अपने मामा के घर पर ही मिला।
कहीं और नहीं। क्यों? क्योंकि किसी वजह से वो उस घर और शायद उस खिड़की से जुड़ा हुआ है। कोई भी भूत अपनी डेथ वाली प्लेस से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसीलिए खास जगह हॉन्टेड कहलाती है, क्योंकि वो उसी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अब कल वो तुम्हारे पास कैसे पहुंची और इतनी भयंकर तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखाई? शायद उस ब्रेसलेट की वजह से, और कोई कारण तो मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारे पास वो था और वो तुम तक पहुंच गई, प्रोफेसर ने कहा। तो इसका मतलब ये ब्रेसलेट उसका है? आरुष ने पूछा। ज्यादा संभावना तो इसी बात की है। आरुष सर झुकाकर गंभीरता से कुछ सोचने लगा। क्या हुआ? प्रोफेसर ने पूछा। सोच रहा हूँ वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। क्या मैं उसे जानता हूँ? आप कह रहे हैं कि वो उस ब्रेसलेट की वजह से मुझ तक पहुँच सकी, और पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो ब्रेसलेट पहले भी कहीं देख चुका हूँ। आरुष फिर सोचने लगा। क्या? फिर तो सब समझ में आता है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। कहाँ देखा तुमने वो ब्रेसलेट? प्रोफेसर बोले। वही तो याद नहीं आ रहा सर। आरुष परेशानी से बोला। याद करने की कोशिश करो, और साथ ही एक काम और करो, इसे वापस रख आओ जहाँ ये मिला था। तुम्हें दोबारा वहाँ जाना होगा, प्रोफेसर अर्थपूर्ण लहजे में बोले। आरुष ने चश्मे के पीछे से झांकती उन गहरी अनुभवी आंखों में देखा। एक वही थे जो सब जानते थे, सारी सच्चाई उस खिड़की की, और हमेशा उसे उस खिड़की को ना खोलने को कहते थे, जो कि आरुष कई बार खोल चुका था। मुझे वैसे भी जाना ही है। अच्छा हाँ, हम रत्नावली महल को कवर कर रहे हैं, बताया था ना आपको। वो बहुत बड़ा है, एक बार में तो होगा भी नहीं, जल्दी ही दोबारा फिर जाना है, आरुष सफाई देता हुआ बोला। ठीक है, पर वैसे आजकल दिखा तो कुछ और ही रहे हो तुम अपने चैनल पर। प्रोफेसर उसे गौर से देखते हुए बोले। वो सर, वो तो हमने बस ऐवे ही। आरुष हकलाने लगा। उनके आखिरी वीडियो में अभिनव जोशी की रहस्यमयी मौत का जिक्र था, जो कि प्रोफेसर का इकलौता बेटा था। कोई बात नहीं, बहुत से वीडियो बन चुके हैं वैसे भी उस पर, प्रोफेसर आराम से बोले। आरुष चुप रहा। वैसे एक बात का ध्यान रखना। जी। वहाँ जब रहो अपने मामा जी के घर पर तो कभी भी अकेले मत रहना, वो हमेशा अकेले होने पर ही तुम्हारे सामने आती है। हर शक हर समय किसी न किसी के साथ रहने की कोशिश करना, प्रोफेसर बोले, और आरुष ने सहमति में सर हिलाया। वापस घर लौटते समय आरुष के मन में आंधियां चल रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि आनंद का पता मिल जाएगा, पर वैसा हुआ नहीं। इंस्पेक्टर विनय ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था। फिल्म के सारे स्टाफ और कास्ट की जानकारी भी दी थी उसे, पर ये आनंद जरूर कोई बेहद मामूली स्टाफ रहा होगा, तभी उसका जिक्र नहीं था। तो अब क्या? दीपिका की बातों से स्पष्ट था कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब वो क्या करे? इस क्या करे का जवाब बार बार उसके अवचेतन मस्तिष्क पर दस्तक दे रहा था, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रह रह कर उसका दिमाग उसे धकेल रहा था। आरुष, वक्त आ चुका है उस खिड़की के पार जाने का। आरुष ने एक तेज चरमराहट के साथ कार को ब्रेक लगाया। वो सोचने लगा, अब बस यही किया जा सकता था। खिड़की के उस पार जाकर ही आनंद को दबोचा जा सकता था। नहीं पता ऐसा करने पर दीपिका के साथ क्या होगा, लेकिन नहीं करूंगा तो गायब तो उसे वैसे भी होना ही है। वो शापित फिल्म नहीं, उससे जुड़ने से मुझे रोकना होगा कुछ भी करके। पर कैसे? अगर वो खिड़की के पार जाएगा तो लोग सवाल नहीं करेंगे। मामा, मामी और वो रचना, उससे बचना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। हर वक्त किसी भूतनी की तरह पीछे पड़ी रहती है मेरे। लेकिन ये सब करने के लिए पहले किसी का विश्वास हासिल करना होगा। कौन? हाँ, अविरल। उसे वैसे भी शक है। हाँ, सब बता देता हूँ। एक वही है जो मेरी मदद कर सकता है, और रचना, उसे भी वही रोक सकता है। वो और उसकी फ्लर्टिंग। रचना वैसे ही दूर भागती है उससे, कतराती है। उसने अविरल से बात करने को फोन उठाया, पर झिझका। यार, मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी और सबको बता दिया तो? खैर, चांस तो लेना ही पड़ेगा। उसने अविरल को फोन लगाया। पहली ही घंटी में अविरल ने फोन उठा लिया। हेलो आरुष, यार कहाँ है तू? तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। सामने से अविरल का बेहद आंदोलित स्वर सुनाई दिया। अविरल, क्या हुआ? तू ठीक तो? तू है कहाँ? अविरल फिर उसी व्यग्रता से बोला। बस घर लौट रहा हूँ। क्यों? ठीक है, जल्दी आ, मैं यही हूँ तेरे घर पर। क्या? अविरल, बात क्या है? तू आ तो सही, सामने मिलकर बताता हूँ। आरुष घर पहुंचा। उसने कार पार्क की और उतरा। आरुष, अविरल आया है, ऊपर तुम्हारे रूम में है। ओह, थैंक यू मॉम। आरुष धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा।
वो अपने कमरे में पहुंचा तो देखता है पहले ही अविरल वहां बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। वो बहुत आंदोलित लग रहा था। अविरल, आ गया तू? हाँ, क्या हुआ? इधर आ, बैठ। अविरल ने पकड़कर उसे उसके बिस्तर पर बैठाया और खुद भी सामने बैठ गया। क्या कहा था रचना ने? वो देहरादून की है ना? अविरल जल्दी से बोला। हाँ तो? आरुष ने चकराते हुए पूछा। अविरल जोर जोर से सांसें ले रहा था। अनाथ है, पापा आर्मी में थे जो बहुत पहले गुजर गए। माँ जन्म से ही नहीं है, कोई भाई बहन भी नहीं, यही ना? हाँ यार, लेकिन बात क्या है? आरुष ने फिर पूछा। जवाब में अविरल ने अपना मोबाइल निकाला। मैं उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहता था। मोबाइल पर कुछ करते हुए अविरल बोलने लगा। आमतौर पर ऐसा कुछ सुनते ही आरुष और उसके दोस्त उसे छेड़ने लग जाते, पर अभी आरुष चुप था। वो जानता था कि अभी ये सब करने का समय तो बिल्कुल नहीं था। ये देख, रचना नेहवाल की प्रोफाइल। अविरल उसके सामने अपना मोबाइल करता हुआ बोला। रचना नेहवाल, होम टाउन देहरादून, फैमिली, एजुकेशन डिटेल्स सब कुछ वही। अविरल जोर देकर बोला। हाँ तो? आरुष ने उलझन से पूछा। तो अबे दिमाग किधर है तेरा? प्रोफाइल फोटो देख इसकी। अविरल ने उसे झिड़का। आरुष ने प्रोफाइल फोटो पर नजर डाली और झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने मोबाइल अविरल के हाथ से ले लिया और उसे घूरता रहा, जैसे अपनी आंखों पे भरोसा न हो रहा हो वो कोई दूसरी लड़की थी। आरुष पलटा और हैरानी से अविरल को देखने लगा। ये फेक प्रोफाइल भी तो हो सकती है। नहीं आरुष, एक नजर में ही ये जेन्युइन प्रोफाइल लग रही है। सारी अपडेट्स देख, फोटोज तो देख, ये प्रोफाइल असली है, बिल्कुल असली। अविरल भी खड़ा हो गया। तो अविरल, फिर वो कौन? आरुष सदमे से अटकते हुए बस इतना ही बोल पाया। वो जो भी है आरुष, कम से कम रचना तो नहीं है। अविरल भी जल्दी से उठ खड़ा हुआ। और वो जो भी है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो ये सब कर क्यों रही है, क्यों नकली रचना बनी हुई है? अविरल ने आगे कहा। आरुष के दिमाग में हथौड़े से बज रहे थे। उसे अब एक एक बात याद आने लगी। रचना से उसका मिलना, पहले तो उसका वो अजीब उखड़ा हुआ बर्ताव, और फिर उस दिन उसने तो जान भी बचाई थी उसकी, उस भूखे महल में। पर वो यहाँ क्या कर रही थी? क्या ये कोई नॉर्मल सी बात थी? एक अकेली लड़की का यूं उजाड़ महल में घूमना, रचना का उसके कमरे में आना, उसे छेड़ना, बातें करना, वो सब। आरुष क्या सोच रहा है? तेरे समझ में भी आ रहा है ये मैटर कितना सीरियस है? अविरल बहुत ही अधीरता से बोला। सीरियस? आरुष मुंह खोले उसे देखता रहा। तेरे मामा मामी कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? कितना ट्रस्ट करते हैं वो उस पर। अरे वो तो मामी का भी वैसे ही हाथ पटाती है जैसे मामा जी का। घर पर रहती है, तुझे याद है इस बार तो घर पर भी रुकी थी वो स्नेहा के साथ। अविरल चिंता से बोला। आरुष भी अब घबराने लगा। बात तो सही थी, मामा और मामी दोनों ही बहुत ट्रस्ट करते थे उस नकली रचना पर। अगर कुछ मतलब उनकी इनसिक्योरिटी के लिए, यार बस रचना ही तो नहीं है वहाँ पर। घर के सर्वेंट्स की फौज है, ड्राइवर है, माली है, गार्ड है, और मामा जी अपनी राइटिंग टेबल के ड्रॉर में हमेशा अपनी पिस्टल भी रखते हैं। आरुष सोचता हुआ बोला। और तेरे हिसाब से क्या रचना ये सब नहीं जानती होगी? अविरल ने पूछा। आरुष का दिल अब घबराने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने मामा के मोबाइल पर कॉल किया। उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसने अब बेचैनी से अविरल की तरफ देखा। मामी को लगा। अविरल जल्दी से बोला। हाँ आरुष बोलो। आरुष ने राहत से आंखें भींच ली, एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर भरभरा कर बैठ गया। मामी ने फोन उठा लिया था। वो मामी मामा जी को कॉल कर रहा था तो अरे राइटिंग में लगे हुए हैं, फोन यही है उनका, मामी बोली। अच्छा आरुष तुम ठीक हो? हाँ मामी मैं ठीक हूँ। वो आपको बताने को फोन किया कि हम कल सुबह वहाँ पहुँच रहे हैं। आरुष की आवाज दृढ़ हो गई और ये बोलते हुए उसने अविरल से नजरें मिलाई। उसने भी मजबूती से हाँ में सर हिलाया। अरे वाह बहुत अच्छे, मैं अभी तुम्हारे मामा को बताती हूँ, मामी खुशी से बोली। जी। आरुष ने जल्दी से मोबाइल बिस्तर पर फेंका। यार कल सुबह ही क्यों, हम अभी चलते हैं ना। और क्या हर्ज है अगर मामी जी को इस फर्जी रचना के बारे में सब बता दें? वो सतर्क हो जाएंगे, दूर रहेंगे उससे। आरुष व्यग्रता से बोला। आरुष शांत हो जा, अभी अभी मेरे दिमाग में ये बात आई। सुन, रचना की सच्चाई तो वाकई शॉकिंग है, पर वो तो कब से वही है ना? और कुछ भी गलत करने के लिए क्या वो हमारे सब कुछ जानने का वेट कर रही होगी? अविरल बोला। मतलब? आरुष ने उलझन से पूछा। अभी शांत रह, मामा जी को भी कुछ मत बोल। पहले हम वहाँ पहुँचते हैं, सारा मैटर समझते हैं, फिर देखते हैं।
इतने दिनों से तो वो वहाँ है ही, कुछ घंटे और सही। अविरल उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। आरुष परेशानी से वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। वो पहले ही दीपशिखा की वजह से परेशान था कि अब ये रचना की गुत्थी क्या क्या कैसे करे और कब करे। अरे ये क्या है? अविरल ने उसकी पैंट की पॉकेट की तरफ इशारा किया। आरुष ने देखा वहां से वो झिलमिल करता ब्रेसलेट झांक रहा था। ये कुछ भी नहीं है बस। बोलते बोलते उसने जोर की सांस खींची। उसके दिमाग में कहीं घंटी बज चुकी थी। अचानक उसे याद आया कि उसने ये ब्रेसलेट पहले कहाँ देखा था। उसे एक हाथ याद आया जो इसे पहना हुआ था और वो अपने जूड़े से पेंसिल निकाल रहा था। रचना। उस दिन जब वो रचना से अपने मामा जी की स्टडी में मिला था, जब उससे बातें करने के बाद वो रसोई में कॉफी बनाने चली गई थी, जब उसके पीछे उस भूतनी से एक बार फिर उसका सामना हुआ था, और जब घर लौटकर मामा जी ने ये बताकर उसके पांव तले जमीन खिंचका दी थी कि रचना तो उस दिन छुट्टी पर थी। हाँ, उसी दिन उस रहस्यमयी रचना ने ही ये ब्रेसलेट पहन रखा था, वो ब्रेसलेट जो रचना का था। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग एक बहुत बड़ा खुलासा लिए होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हर दिन 7 बजे नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।